आपका जो टॉपिक है उसका नाम है जी माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया। देखें, जो स्टेटमेंट है ना, उससे हम देखेंगे कि इस ये बात करना क्या चाह रहा है, यानी कि इसमें हम बात क्या करेंगे, इसमें जो चीज है वो डिस्कस आखिर होगी क्या। तो उसमें हम देखते हैं जी, इसमें बेसिकली जो बात हम डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे कि आप लोगों का माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल, यानी कि छोटा। माइक्रो का मतलब हो गया स्मॉल, ठीक हो गया। एनजीओ का मतलब होता है ब्लड वेसल। एनजीओ का मतलब क्या होता है? आपका ब्लड वेसल। और पैथी का मतलब होता है प्रॉब्लम है कोई, यानी कि कोई पैथोलॉजी है। समझ आ रही है? कोई पैथोलॉजी है, मतलब कि यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद हीमोलाइटिक अनीमिया का मतलब यह है, हीमोलाइटिक का मतलब यह है कि आपका आरबीसी टूट रहा है। आपका आरबीसी, हीमोलाइटिक का मतलब कि आपका आरबीसी टूट रहा है। और अनीमिया का मतलब ये है कि जब आपका आरबीसी टूट रहा है तो आपका आरबीसी ब्लड के अंदर कम हो रहा है, ठीक हो गया। जब आपका आरबीसी टूटेगा तो आरबीसी कम होगा ना, तो उसको कहते हैं अनीमिया। ठीक है, अभी मैं दोबारा बता देता हूँ जो कि आप लोगों का टॉपिक है, ये बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाता होता है कि माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया क्या होता है। तो देखें जी, माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया जो है वो आप लोगों को पता हो, हमने नाम से ही देखना है कि माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। एनजीओ का मतलब होता है ब्लड वेसल, ठीक हो गया। पैथी का मतलब होता है आपकी कोई ना कोई बीमारी की बात हो रही है। और उसके बाद हीमोलाइटिक का मतलब है कि ब्रेकडाउन हो रही है। और अनीमिया का मतलब क्या है कि आपके आरबीसी टूट रहे हैं, जिसके नतीजे में आपके आरबीसी जो है वो कम हो गए और उसकी वजह से और आपका अनीमिया हो रहा है। ठीक है, अब इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे कि इसमें ये होता ही क्यों है। देखें, जस्ट इमेजिन करें कि जो आपकी छोटी ब्लड वेसल्स होती है ना, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथों की ब्लड वेसल्स होगी, आपके पाँव की ब्लड वेसल्स होगी, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, ठीक हो गया। अब उसमें होता क्या है कि उन ब्लड वेसल्स के अंदर छोटे छोटा क्या बन जाता है, इस तरह। फॉर एग्जाम्पल आप जस्ट इमेजिन करें कि ये एक छोटी सी ब्लड वेसल थी, ठीक होगा। एक छोटी सी क्या ब्लड वेसल थी। अब ये ब्लड वेसल्स के अंदर एक छोटा सा थ्रम्बस बन जाता है। इस ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बन जाता है? आपका थ्रम्बस बन जाता है, यानी कि छोटी ब्लड वेसल के अंदर क्या बन जाता है? आपका थ्रम्बस बन जाता है। माइक्रो, छोटी ब्लड वेसल, इसका मतलब क्या कि छोटी ब्लड वेसल के अंदर क्या बनता है? आपका थ्रम्बस बनता है। अब आप लोगों ने देखना है कि जितनी छोटी ब्लड वेसल होगी तो उसमें से जो ब्लड होगा, अब ये गुजर रहा है, ठीक है, ब्लड ये गुजर रहा है, तो छोटी ब्लड वेसल में से ब्लड को गुजरने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। लेकिन अब तो थ्रम्बस बन चुका है, और जब थ्रम्बस बन चुका है तो उस कंडीशन में आपके ब्लड को गुजरने में और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक हो गया। तो जब आपके ब्लड को गुजरने में और ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो इसके नतीजे में जो आरबीसी जो गुजरेगा ब्लड के अंदर का, तो आपके आरबीसी होते हैं। तो जब आरबीसी गुजरेगा तो वो साइज में होता है कुछ बड़ा आरबीसी। तो जैसे ही यहाँ से आरबीसी जो गुजरेगा तो ये वाला जो माइक्रोथ्रम्बाई बना हुआ है, ये जनाब आपके आरबीसी को क्या करता है? तोड़ देता है। क्या बनता है? आपके आरबीसी को तोड़ देता है। अब जैसे ही आपके आरबीसी टूट रहे हैं, ठीक होगा, आपके आरबीसी टूट रहे हैं, तो उसकी वजह से हम इसको कहते हैं हीमोलाइसिस। क्या कहते हैं? आपका हीमोलाइसिस, ठीक है। अब ये होगी जनाब हीमोलाइसिस। और इसके नतीजे में क्या होता है कि आपका जो जैसे ही आरबीसी टूट रहा है, आपका हीमोलाइसिस हो रही है, और इसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी आरबीसी की जो वैल्यू होगी वो कम होगी। और जब आपकी आरबीसी की वैल्यू कम होगी तो इसको कहते हैं अनीमिया, ठीक हो गया। अभी मैं दोबारा अगर पूछा रहता है कि आपका इसमें जो आरबीसी टूटते हैं उस आरबीसी की शेप कैसे होती है, उस आरबीसी की शेप कैसे होती है। देखें, इसमें जो आरबीसी टूटते हैं ना, फॉर एग्जांपल उसकी जो शेप होगी ना, अब इसी तरह देखें कि ये ब्लड वेसल है, और इसमें जनाब ये आपका थ्रम्बस बन गया। जैसे ये थ्रम्बस बना और जनाब ये आपका आपका आरबीसी जा रहा है, और जैसे ये जाएगा तो इस तरह इसको ये शेयर करेगा, इनको तोड़ेगा, ठीक होगा। और इसमें जो शेप बनती है वो बनती है हेलमेट शेप। जैसे हेलमेट होता है ना, तो हेलमेट में क्या होता है कि अगर हम ये देखें कि ये आपका हेलमेट है, तो हेलमेट के साथ दो इस तरह का होता है ना हिसाब, ठीक है। तो ये हेलमेट शेप बनती होती है, और इसको कहते हैं शिस्टोसाइट। क्या कहते होते हैं? आपका शिस्टोसाइट। ये बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है कि माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया में जो आरबीसी की शेप होती है वो कौन सी होती है, तो आपने बताना शिस्टोसाइट्स की तरह होती है। और शिस्टोसाइट्स को अगर पूछा जाए कि हमारी जुबान में, तो आपने कहना हेलमेट की तरह का। कैसे होता है? आपके हेलमेट की तरह का, ठीक हो गया। तो यहां तक किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना हम नेक्स्ट कैरी ऑन करते हैं। शाबाश। मतलब कि इसके बाद जो पूछा जाता है कि वो ये होता है कि आपके जो आरबीसी होते हैं, आपके जो आरबीसी होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ठीक हो गया। जो मेन बात है, ये आपके दो डिजीजेस में आप लोग देखते होते हो। एक होता है जिस डिजीज में आप लोग देखते होते हो वो होती है हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम,
ठीक हो गया। एक कौन सी होती है? हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम होती है। और जो दूसरी डिजीज होती है उसका नाम होता है जनाब आपका थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, यानी कि टीटीपी। क्या होता है आपका? टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इसका नाम क्या है? थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा। और इसका नाम क्या? हस, यानी कि हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है ये, इसमें से लाजमी एमसीक्यूज आता है, चाहे यूएसएमएल हो चाहे प्लैब हो, कोई भी, इसमें से बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है। ठीक है, अब हम एक एक डिजीज को इसको सेपरेट देखेंगे। देखें, सबसे पहले जो हम डिजीज डिस्कस करेंगे वो होगा आपका टीटीपी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। का ये टीटीपी होता क्या है? देखें, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा जो होता है, इसमें आप लोगों को अब देखें पता क्या होना चाहिए। इसमें दो तीन चीजें होती हैं। थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, यानी कि आपका थ्रम्बस बनता है। आपका क्या बनता होता है? आपका थ्रम्बस बनता होता है। और जब आपका थ्रम्बस बनता होता है और इसके साथ उसको क्या कह रहा है? थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। थ्रोम्बोटिक का मतलब होता है कि आपकी ये जो ब्लड वेसल है ना, फॉर एग्जांपल, ठीक होगा, इस ब्लड वेसल में यहां पर क्या बन गया? आपका थ्रम्बस बन गया। क्या बन गया? आपका थ्रम्बस बन गया। नंबर एक ये होता है थ्रोम्बोटिक। थ्रम्बोसाइटोपेनिक का मतलब क्या? थ्रम्बोसाइटोपेनिक का मतलब यह है कि आपका जो प्लेटलेट्स हैं, ये थ्रम्बोसाइट्स जो हैं या प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। दूसरी बात का मतलब, तीसरी बात का मतलब क्या है? तीसरी बात का मतलब ये होता है जिसको हम कहते हैं परप्यूरा। परप्यूरा का मतलब ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर ब्लीडिंग होती है, जिसका साइज जो होता है वो होता है जनाब आप लोगों का 3 मिलीमीटर से ज्यादा। ठीक है, अब आप लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है, ये बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट, और इंशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। देखें, अब आप लोग जस्ट इमेजिन करें कि ये आपकी क्या है? ब्लड वेसल है। ये आपकी क्या है? ब्लड वेसल है। ठीक हो गया। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल यहां पर जनाब आपके 1 2 3 4 5 6 ये प्लेटलेट्स हैं। कितने? ये 6 प्लेटलेट्स हैं। अब देखें, आपने जस्ट इमेजिन करना है कि जब आपका थ्रोम्बोटिक का मतलब मैंने क्या बताया कि थ्रम्बस, जब ये थ्रम्बस बनता है तो क्या बनते हैं? प्लेटलेट्स आपके इकट्ठे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ये प्लेटलेट्स इकट्ठा हो गया, दो हो गए, तीन हो गए और ये चार। ठीक हो गया। जब ये चारों के चारों प्लेटलेट्स इधर इकट्ठे हो गए तो अब मुझे ये बताना है आप लोगों ने कि उस कंडीशन में आप लोगों के जो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होंगे वो ज्यादा होंगे या कम होंगे? शाबाश, पहले मुझे ये बताएं। अब तो एक तो मैंने बता दिया ना कि इस डिजीज में आपका थ्रम्बस बन गया। जब ये थ्रम्बस बनेगा तो उस कंडीशन में आपके ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होंगे वो ज्यादा होंगे या कम होंगे? तो सिंपल सी बात है, माशाल्लाह आप लोग खुद बता रहे हो वो कम होंगे। ठीक हो गया। अब आप लोगों ने मुझे बताना है, जब आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम होते हैं, जब आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम होते हैं तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज हो सकती है? अब देखें कि जब आपकी बॉडी में प्लेटलेट्स कम होंगे तो उसकी वजह से क्या हो? हाँ जी, देखें, अब फॉर एग्जांपल यहां पर क्या बन गया? आपका थ्रम्बस बन गया। जब यहां पर थ्रम्बस बन गया, ठीक हो गया, जब यहां पर थ्रम्बस बन गया, अब देखें आपके ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स की कमी हो गई। दो चीजें आपकी कंसेप्चुअल क्लियर होगी, थ्रम्बोइटिक थ्रम्बस थ्रम्बोसाइटोपेनिक, यानी कि प्लेटलेट्स की कमी। नंबर थर्ड का मतलब का पता होना चाहिए, परप्यूरा का मतलब क्या होता है? परप्यूरा का आप देखें, फॉर एग्जाम्पल अब आपके प्लेटलेट्स की कमी होगी ब्लड के अंदर। जब आपके प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? प्लेटलेट्स का काम होता है क्लॉटिंग करवाना ब्लड की। समझ आ रही है? तो जब आपके प्लेटलेट्स की कमी होगी तो क्या क्लॉटिंग होगी? नहीं होगी। जब क्लॉटिंग नहीं होगी तो क्या होगी? सिंपल सी बात है, ब्लीडिंग होगी। जब ब्लीडिंग होगी तो वो ब्लड जो होगा वो ब्लड वेसल से निकल कर कहाँ आएगा? आपकी सबक्यूटेनियस यानी कि सरफेस के ऊपर आएगा। और जब वो आपके सरफेस के ऊपर आएगा तो वहां पर ये स्पोर बना देता है, जिसको कहते हैं थ्रोम्बोइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, जिसको कहा जाता है आपका थ्रोम्बोइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। हाँ जी, यहां तक ये तीन वर्ड्स का किसी बच्चे को अगर नहीं पता चला तो वो बंदा पूछ सकता है। अब हम इसकी मेन पैथोलॉजी में आते हैं कि इसकी पैथोलॉजी है क्या, मतलब के। लेकिन इससे भी पहले हम एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, जैसा कि वो मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल इसमें जनाब आप लोगों का क्या होगा, क्योंकि ये जो डिजीज है वो कौन सी है? माइक्रो एंजियोपैथिक वाली है ना, मतलब कि माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया वाली है। ये उसकी दो टाइप्स हैं, मतलब कि माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया में दो टाइप्स हैं, एक थ्रोम्बोइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा और एक हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ये तो मैंने थ्रोम्बोइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा का तो मैंने मतलब बता दिया, लेकिन ये कैसे आपकी कैसे ये माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया वाली कैसे ये हो गई? ठीक है, इसकी तरफ हम आते हैं। देखें, जब ये सारे यहाँ पर प्लेटलेट्स इकट्ठे हो गए, जब यहाँ पर ये प्लेटलेट्स इकट्ठे हो गए तो ये जनाब आपके इधर से जनाब आपका क्या करता है? आपके आरबीसी गुजरते हैं। जब यहाँ से आरबीसी गुजरेंगे तो क्या आपके आरबीसी इजीली गुजर सकते हैं? भाई आपके आरबीसी इजीली गुजरे
गुजरेंगे नहीं। जब आपके आरबीसी इजीली नहीं गुजरेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके आरबीसी टूटेंगे। जब आपके आरबीसी टूटेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हीमोलाइसिस होगी। और जब आपकी हीमोलाइसिस होगी तो क्या होगा, इसकी वजह से आपका क्या होगा, अनीमिया होगा। मतलब कि जो जो ऐसा पेशेंट होगा जिसको थ्रोम्बोइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा होगा, उसके अंदर हम क्या देखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे कि एक तरफ क्लॉटिंग भी हो रही है, समझ आ रही है, देखें ये क्लॉट भी बन रहा है इधर, समझ आ रही है, और सेम साथ साथ उसके ब्लीडिंग भी हो रही है, साथ साथ उसके क्या हो रहा है, ब्लीडिंग भी हो रही है। ठीक हो गया, दोनों काम में हो रही है। नंबर थर्ड, जो क्लॉटिंग हो रही है और जो ब्लड उधर से गुजर रहा है, जैसे वो ब्लड उधर से गुजरता है तो आरबीसी जो होते हैं जब वो उधर से गुजर रहे होते हैं तो वो टूटते भी हैं। और जब आपके आरबीसी टूटते हैं तो इसमें से आरबीसी कम हो जाते हैं, और जब आपके आरबीसी कम होते हैं तो इसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसको कहते हैं आपका अनीमिया। ठीक हो गया, तो इस वजह से थ्रोम्बोइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक में परप्यूरा में ये होता है। अब यहां पर आप लोगों की एक और बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी, एक आपका बहुत ही ज्यादा इंजाइम इंपॉर्टेंट होता है जिसका नाम होता है एडम टी एडम टी एस वन थ्री, यानी कि एडम टी एस वन थ्री, यानी कि ये आपका एक तरह का इंजाइम होता है। ठीक है, ये करता क्या होता है, ये करता होता है आपके वोन विलिब्रेंट फैक्टर को, ये करता होता है कि आपके वोन विलिब्रेंट फैक्टर को, आपके वोन विलिब्रेंट फैक्टर को, वोन विलिब्रेंट फैक्टर को ये तोड़ता है। ये करता है आपके वोन विलिब्रेंट फैक्टर को तोड़ता है। अब मुझे आप लोगों ने एक बात बतानी है, जब तक आपका वोन विलिब्रेंट फैक्टर टूट रहा होगा ये हमारे लिए एक होता है फायदेमंद होता है। क्यों, क्योंकि मैंने प्राइमरी हीमोस्टेसिस में एक बात बताई थी, क्या मैंने बात बताई थी कि अगर ये फॉर एग्जाम्पल आपकी ब्लड वेसल है ना, ये और ये आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल है, इस नॉर्मल ब्लड वेसल में यहाँ पर क्या होता है, आपके एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। ये एंडोथेलियल सेल्स जो होते हैं इसमें क्या होता है, आप लोगों का वोन विलिब्रेंट फैक्टर होता है, क्या होता है, आप लोगों का वोन विलिब्रेंट फैक्टर होता है। ठीक है, अब देखें यहां पर क्या होता है, आपका वोन विलिब्रेंट फैक्टर होता है ये वाली जगह पर। अब आप लोगों ने देखना था, मैंने ये बात की थी कि जब फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ पर ब्लड वेसल डैमेज होगी, जब आपकी ब्लड वेसल डैमेज होगी तो आपका जो वोन विलिब्रेंट फैक्टर जो होगा वो एक्सपोज हो जाएगा, आपका वोन विलिब्रेंट फैक्टर जो होगा वो एक्सपोज हो जाएगा। और जब आपका वोन विलिब्रेंट फैक्टर एक्सपोज होगा तो उसके साथ क्या होता है कि आपका जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर प्लेटलेट्स जा रहा होता है वो आपका वोन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ लगता है। मतलब कि जो भी प्लेटलेट्स होता है वो आपके वोन विलिब्रेंट फैक्टर के साथ लगता होता है। ठीक हो गया, अब आपने थोड़ी सी और बात माइंड में रखनी है। अब देखें ये आरएम टीएस वन जो था वो क्या करता था, वोन विलिब्रेंट फैक्टर को छोटे छोटे पीसों में रख के तोड़ देता था। ठीक हो गया, अब जस्ट इमेजिन करें अगर ये एडम टीएस वन जो होगा वो हो ना, इंजाइम ही ना हो, ठीक हो गया, तो क्या आपका वोन विलिब्रेंट फैक्टर जो होगा वो छोटे पार्टिकल में डिवाइड होगा, क्या वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड होगा, नहीं होगा। जब वो वोन विलिब्रेंट फैक्टर छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं होगा तो वो क्या होगा, वो साइज में ज्यादा हो जाएगा। जब वोन विलिब्रेंट फैक्टर खुद ही ज्यादा हो गया तो ये वाला जो वोन विलिब्रेंट फैक्टर जो होता है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वाजे हो जाएगा, तो जो प्लेटलेट्स होंगे वो जनाब इसके साथ आकर जुड़ेंगे, जो प्लेटलेट्स होंगे वो इसके साथ आकर जुड़ेंगे। ठीक होगा, और जब प्लेटलेट्स इसके साथ आकर जुड़ेंगी तो क्या होगा कि आप लोगों की क्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी। नॉर्मल बंदे में क्या होता है कि आपका वोन विलिब्रेंट फैक्टर जो है वो एक्सप्रेस नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आपका वोन विलिब्रेंट फैक्टर एक्सप्रेस हो रहा है तो वो क्या करता होता है, वो आपकी क्लॉटिंग करवाता होता है, वो क्या करता होता है, आपकी क्लॉटिंग करवाता होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये उसी बंदे में एक्सप्रेस होता है जिस बंदे की ब्लड वेसल इंजर्ड होती है, जिसकी ब्लड वेसल डैमेज होती है। अब देखें एडम टीएस वन क्या करता है कि ये एक्सप्रेस होने नहीं देता, क्योंकि ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब अगर फॉर एग्जाम्पल एडम टीएस वन जो इंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, तो जनाब आप लोगों को पता है कि वोन विलिब्रेंट फैक्टर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, जिसकी वजह से वोन विलिब्रेंट फैक्टर जो होगा वो खुद ही एक्सपोज हो जाएगा, इवन तक कि आपकी ब्लड वेसल डैमेज हुई है या नहीं हुई। ठीक हो गया, तो जब वो वोन विलिब्रेंट फैक्टर जो होगा वो एक्सपोज होगा तो इसके नतीजे में जो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स हैं जो जा रहे होते हैं वो भाग रहे, तो वो इसके साथ आकर लगना शुरू हो जाएंगे। जब वो इसके साथ प्लेटलेट्स आकर लगेंगे तो वो सारे वाला प्रोसेस जो कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस का, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, मैं उसकी तरफ नहीं जा सकता, सॉरी, तो वो क्या होगा कि आप लोगों की करवाएगी, वो क्लॉटिंग करवाएगा। ठीक हो गया, वो करवाएगा आपका क्लॉटिंग करवाएगा। अब मैं आप लोगों से बात पूछता हूँ कि अब फॉर एग्जाम्पल जब एडम टीएस वन नहीं है, जब एडम टीएस वन नहीं है तो मुझे बताएं कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर होगा कि नहीं होगा। शाबाश, जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो होगा वो होगा कि नहीं होगा जब आप लोगों का, हाँ जी,
आपका वॉन विलिबर्ड फैक्टर होगा। जब आपका वॉन विलिबर्ड फैक्टर होगा तो इसके नतीजे में जो वॉन विलिबर्ड फैक्टर होगा वो प्लेटलेट्स के साथ लगेगा कि नहीं लगेगा। जब आपका वॉन विलिबर्ड फैक्टर आपके प्लेटलेट्स के साथ लगेगा तो इसके नतीजे में क्या होगी, आपकी क्लॉटिंग होगी, आपकी एग्रीगेशन होगी, वो सारे वाला मैकेनिज्म होगा, ठीक है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस होगी। अब देखें तो इस बंदे में क्या बनेगा, आपका क्लॉट बनेगा, सिंपल सी बात है। और जब इस बंदे में क्लॉट बनेगा तो फिर क्या होगा, आपके जो आरबीसी गुजर रहे होंगे वो आरबीसी टूटेंगे। जब आपके आरबीसी टूटेंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं हीमोलाइसिस। और जब आपकी हीमोलाइसिस होगी तो इसकी वजह से आरबीसी टूट रहे हैं और आपके आरबीसी कम हो रहे हैं। जब आपके आरबीसी कम हो रहे हैं तो इसको कहते हैं अनीमिया। इस कंडीशन को कहा जाता है आपका अनीमिया कहा जाता है। और ये किसमें होता है, थ्रोम्बोइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में होता है, टीटीपी में होता है। अब हम आते हैं इसके कॉजेज की तरफ। ये किस कंडीशन में एडम टीएस1 काम नहीं कर सकता, इसके दो कॉजेज होते हैं। एक तो नेचुरली अगर ये बने ही ना, अगर ये आपका बनता ही नहीं है, नेचुरली ही नहीं बनता, ठीक हो गया। दूसरा ये किसमें हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है आपकी ऑटोम्यून डिजीज में। किसमें हो सकता है, आपकी ऑटोम्यून डिजीज में। ये ऑटोम्यून डिजीज का क्या पंगा होता है, ऑटोम्यून डिजीज में आप लोग जस्ट इस तरह इमेजिन करें कि फॉर एग्जांपल जो आपका इम्यून सिस्टम है, ये ऑटोम टीएस1 क्या है, ये हमारे फायदे के लिए है ना। और इम्यून सिस्टम क्या, ऑटोम्यून डिजीज में क्या होता है कि हमारा इम्यून सेल्स जो होते हैं, जो हमारे फायदे के लिए होता है सेल्स, उसके ऊपर अटैक करते हैं। अब एडम टीएस1 तो हमारे फायदे के लिए था, लेकिन जो आपकी ऑटोम्यून डिजीज में क्या होगा कि ये जनाब आपके इम्यून सेल्स जो होंगे वो एडम टीएस1 के ऊपर अटैक करेंगे। जब एडम टीएस1 के ऊपर अटैक करेंगे तो एडम टीएस1 जो होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो दो कंडीशन में होगा, एक जब बना ही नहीं और दूसरा होगा आपकी ऑटोम्यून डिजीज में होगा, ठीक हो गया। अब हम आते हैं नंबर थर्ड पर, कि नंबर थर्ड में इसके अंदर जो होगा वो फाइंडिंग्स कौन कौन सी होंगी, क्या होगी, फाइंडिंग्स कौन कौन सी होंगी। तो देखें जी, मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, आप मुझे बताते जाइएगा इसमें वो फाइंडिंग्स होंगी कि नहीं होंगी, ठीक हो गया। अब देखें नंबर, इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो क्या होगी, फाइंडिंग्स, क्या होगी, फाइंडिंग्स क्या होगी, ठीक हो गया। इसके अंदर फाइंडिंग्स कौन सी होंगी, देखें इसके अंदर जो फाइंडिंग्स होगी, मुझे आप लोग शाबाश बताइए जी, इसके अंदर क्या आप लोगों की ब्लीडिंग होगी, शाबाश बताइए जी, इसके अंदर क्या आप लोगों की ब्लीडिंग होगी, आपकी जो ब्लीडिंग होगी, जी ब्लीडिंग होगी, वेरी गुड शाबाश, क्या होगी, आपकी स्किन ब्लीडिंग होगी। तो आपने कहना है स्किन ब्लीडिंग होगी, नंबर वन। उसके बाद आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इसके अंदर जो होगा वो आपका क्या अनीमिया होगा, अनीमिया, क्या आपका हीमोलाइटिक अनीमिया हो सकता है, तो आपने कहना है हीमोलाइटिक अनीमिया होगा, हीमोलाइटिक अनीमिया होगा, ठीक हो गया। इसके बाद मुझे आप लोगों ने ये बताना है कि इस बंदे के अंदर सिंपल सी बात है, जब ये ब्लड वेसल डैमेज हुई तो इसके अंदर कोई फीवर या इन्फ्लामेशन होगी कि नहीं होगी, फीवर वगैरह, जब ये इंजर्ड हुई है तो फीवर होगा कि नहीं होगा, फीवर भी होगा, फीवर भी होगा, ठीक होगा। और इसके बाद आप लोगों ने जो बात बतानी है वो ये है कि जनाब ये जो होता है ना टीटीपी, थ्रोम्बोइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, ये बेसिकली आपके ब्रेन की जो वेसल्स होती है ना उसको डैमेज करता होता है। किन वेसल्स को डैमेज करता है, आपके ब्रेन की वेसल्स को डैमेज करता होता है, ठीक है। तो जब ये ब्रेन की वेसल्स डैमेज होगी तो इसकी वजह से जो आपके मतलब के प्रॉब्लम होगी वो सीएनएस एबनॉर्मेलिटीज होंगी। कौन सी एबनॉर्मेलिटीज होंगी, सीएनएस एबनॉर्मेलिटीज, एबनॉर्मेलिटीज होंगी, ठीक हो गया। इसके अंदर कौन सी एबनॉर्मेलिटीज होंगी, आपकी सीएनएस एबनॉर्मेलिटीज होंगी। अब दूसरे नंबर पर देखना, इसके अंदर आपके रेनल इंसुफिशियंसी भी हो सकती है, लेकिन यानी कि रेनल डिजीज भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम होता है, ये बहुत कम होता है। अब क्वेश्चन पता है कैसे आता है, क्वेश्चन इन्हीं में से आता है कि एक बंदा है जिसको जनाब हीमोलाइटिक अनीमिया है और उसके बाद उसको फीवर है, उसके बाद उसको स्किन ब्लीडिंग है और इसके बाद वो सीएनएस का कोई ना कोई प्रॉब्लम डाल देगा, कोई ना कोई सीएनएस का प्रॉब्लम डाल देगा और वो कहेगा कि ये कौन सी डिजीज, आपने कहा थ्रोम्बोइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा है, ठीक है। ये कौन सी आपकी थ्रोम्बोइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, क्योंकि थ्रोम्बोइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में कौन मेनली इन्वॉल्व होता है, मेनली आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है, मेनली, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है। अब देखें फॉर एग्जांपल लैब डायग्नोज में क्या आता है, अगर हम लैब डायग्नोज करते हैं इस पेशेंट की, तो लैब डायग्नोज क्या होता है, आपका लैब डायग्नोज, ठीक हो गया। आप देखें लैब डायग्नोज में करते हो, मुझे ये बताएं कि जब ये लैब डायग्नोज करेंगे तो आपका जो प्लेटलेट्स होंगे वो कम होंगे या ज्यादा होंगे या नॉर्मल होंगे, शाबाश, ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स होंगे वो क्या होंगे, प्लेटलेट्स क्या होंगे आपके, ज्यादा होंगे या कम होंगे, कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, आपके प्लेटलेट्स क्या होंगे, वो कम होंगे। क्यों, ये तो इसके ऊपर तो मैंने बहुत टाइम लगाया है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जब ये प्लेटलेट्स यहाँ पर आ जाएंगे, सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो ब्लड के अंदर यहाँ पर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो आपने कहना है कि प्लेटलेट्स होंगे वो क्या होंगे, आप लोगों के कम होंगे, प्लेटलेट्स कहना है कम होंगे, ठीक हो गया। तो आगे हम देख लेते हैं आगे क्या सीन होता है जी, आगे क्या सीन होता है, प्लेटलेट्स कम हो गए। अब मुझे दूसरी बात आप लोगों ने बतानी है कि इसकी वजह से जब प्लेटलेट्स कम हुए तो आपकी जो ब्लीडिंग होगी वो ज्यादा होगी या कम होगी, जो ब्लीडिंग टाइम होगा वो ज्यादा होगा या कम होगा, ब्लीडिंग टाइम वो ज्यादा होगा, क्या होगा, ब्लीडिंग टाइम
ज्यादा। ठीक हो गया। आपका एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं पीटी और पीटीटी। ठीक हो गया। और वो टेस्ट क्या करता होता है, वो आपका क्लॉटिंग फैक्टर्स को मालूम करने के लिए होता है। अब इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या है, इसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या इन्वॉल्व है, शाबाश बताइएगा जी, इसमें क्या आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर तो वो क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं तो फिर तो पीटी और पीटीटी में इश्यू होगा, लेकिन यहाँ पर नहीं इन्वॉल्व, तो पीटी एंड पीटीटी जो होगा वो आपका नॉर्मल होगा। उसके बाद मुझे ये बताएं कि जो मेगा कैरियोसाइट्स होगा उसकी प्रोडक्शन कम होगी या ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है भाईजान, मेगा कैरियोसाइट्स की प्रोडक्शन जो होगी वो ज्यादा होगी। मेगा कैरियोसाइट्स की जो प्रोडक्शन होगी वो कभी आप लोगों की ज्यादा होगी। ठीक हो गया। तो ये आप लोगों को पता चल गया। अब हम थोड़ा सा, आप लोगों का ये लैब हो गया, ठीक है, ये सारा कुछ कर लिया अब आप लोगों को। हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ये हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम का क्या पंगा होता है? हस हिमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में ये होता है, देखें आपकी फॉर एग्जांपल ये ब्लड वेसल है। ठीक हो गया। इस ब्लड वेसल्स में आपको पता है ये किसकी बनी होती है, आपके एंडोथेलियल सेल्स की बनी हुई है। ठीक है। अब आप लोग जस्ट इस तरह इमेजिन करें कि इसमें जनाब आ गया आपका पैथोजन ब्लड के अंदर। जब आपका एक मिनट, जब आपका पैथोजन ब्लड के अंदर आ जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इसको हम देखते हैं। जैसे ही आपका पैथोजन ब्लड के अंदर आ जाता है तो इसकी वजह से ये होता है जनाब आप लोगों का कि मतलब के जो स्पेसिफिकली पैथोजन आता है ना उसका नाम होता है ई कोलाई पैथोजन। मेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, कौन सा पैथोजन आता है आपका, ई कोलाई मेनली होता है। ई कोलाई, दूसरे पैथोजन भी हो सकता है, आपका शिगिला भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो होगा वो आपका ई कोलाई पैथोजन होगा। कौन सा, आपका ई कोलाई। अब जैसे ये ई कोलाई पैथोजन जो है वो आपकी ब्लड वेसल के अंदर आया, ठीक हो गया, और आप लोगों को पता है कि जब ये ब्लड वेसल्स के अंदर आएगा तो इसके नतीजे में जनाब आपके जो पैथोजेंस होते हैं वो कुछ टॉक्सिन्स जो होते हैं वो रिलीज करते होते हैं। ठीक हो गया। आपका ई कोलाई आपके ब्लड वेसल के अंदर आया, जैसे ये ई कोलाई आपके, ये फॉर एग्जांपल आपका क्या ई कोलाई, ये ई कोलाई आपके ब्लड वेसल्स के अंदर आया, जैसे ये ई कोलाई आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर आता है तो ये जनाब आपके टॉक्सिन रिलीज करता है। जब ये टॉक्सिन रिलीज करता है तो ये करता है आपकी ब्लड वेसल को डैमेज कर देता है, और जब ये आपकी ब्लड वेसल को डैमेज करता है तो इसकी वजह पर क्या होगी, जहां पर फिर ब्लड वेसल डैमेज हो गई आपका क्या होगा, आपका वो पहला वाला प्राइमरी हीमोस्टेसिस वाला आपका जनाब ये जो होगा वो एक्सपोज हो जाएगा। आपका वोन विलिब्रेंट फैक्टर क्या होगा, वो एक तरह का एक्सपोज होगा। जैसे ही वोन विलिब्रेंट फैक्टर आपका एक्सपोज होगा तो क्या होगा भाईजान, आपका इसके साथ आ जाएगा पहला प्लेटलेट्स लग जाएगा। जैसे इसके साथ प्लेटलेट्स लग गया उसके बाद जनाब ये प्लेटलेट्स की क्या होगी, डीग्रेन्युलेशन होगी, और इसके अंदर से कुछ ऐसे चीजें रिलीज होंगी जो कि एडीपी होगा, जो कि जनाब आप लोगों का उसको कहते होते हैं थ्रोम्बोक्सिन ए2 होगा, वो जनाब दूसरे प्लेटलेट्स को आवाज देगा। जब वो दूसरे प्लेटलेट्स को आवाज देगा तो और प्लेटलेट्स इधर आएंगे, जब और प्लेटलेट्स इधर आएंगे तो बहुत ही ज्यादा प्लेटलेट्स इधर इकट्ठे हो जाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, आपकी प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगी, और क्या बन जाएगा, आपकी प्लग फॉर्मेशन बन जाएगी। मतलब कि आपका ये प्लग, यानी कि यहाँ पर क्या बनेगा, मुकम्मल तौर पर प्लग बन जाएगा। अब जैसे ही ये प्लग बन गया तो अब देखिए आपको पता है कि इसमें से जो ब्लड गुजरता है, ये देखिए ये ब्लड शरीफ है, ये जैसे ही इधर से ब्लड गुजर रहा है, ब्लड गुजर रहा है, तो अब जो ब्लड गुजरेगा तो ये जो प्लेटलेट्स, यानी कि जो आपका एक तरह का प्लग बना हुआ है, ये जनाब आपके प्लेटलेट्स को तोड़ देता है, सॉरी आपके आरबीसी को तोड़ता है, क्योंकि आरबीसी ब्लड के अंदर से जा रहे हैं। जब आपके आरबीसी टूटते हैं तो आपके आरबीसी का क्या होता है, हीमोलाइसिस होती है, और इसके नतीजे में आपके आरबीसी क्या होते हैं, आपके कम हो जाते हैं। और इसमें जो आरबीसी की शेप होती है वो भी शिस्टोसाइट वाली होती है, मतलब कि हेलमेट की तरह की। ठीक हो गया। लेकिन इस और उसमें फर्क क्या है, इसमें आपके पैथोजन की वजह से होता है। ठीक हो गया। और इसमें क्या होता है, आप लोगों का कोई ना कोई पैथोजन की बात की होगी, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा में आपके किसी पैथोजन की बात नहीं की होगी, किसी इन्फेक्शन की बात नहीं की होगी, और उसमें इसमें ये सीन होगा। ठीक है। ये दोनों में मेनली फर्क होता है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों को मतलब के एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो पता हो कि इसके अंदर, ये तो मैंने बता दी, माइक्रोथ्रम्बाई बन गया, उसके बाद ब्लड जो गुजरेगा आरबीसी वो गुजरेगा तो अनीमिया होगा, उसके बाद हीमोलाइसिस होगी। ठीक है। अब हम फाइंडिंग्स, अच्छा जी, तो अभी हम देखते हैं जनाब आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या होती हैं इसमें, इसके अंदर क्या आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स होती हैं। तो अभी हम देख लेते हैं जनाब इसके अंदर क्लिनिकल फाइंडिंग्स। तो देखें जी, जो इसमें फाइंडिंग्स होंगी उसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अंदर ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी। अब इसके अंदर जो होगा ब्लीडिंग, क्या वो होगी कि नहीं होगी, शाबाश। आपने कहना है कि सिंपल सी बात है, इसमें भी ब्लीडिंग होगी, इसमें ब्लीडिंग होगी। नंबर टू, इसके अंदर आप लोगों का, जो आप लोगों का फीवर होगा कि नहीं होगा, पैथोजन है भाई, सिंपल सी बात है, फीवर होगा क्योंकि ये पैथोजन की वजह से हो रहा है। ठीक हो गया। इन्फ्लामेशन है, पैथो फीवर होगा। उसके बाद आप लोगों ने बताना कि वो माइक्रोथ्रम्बाई बना हुआ था, तो आपका अनीमिया होता है कि नहीं होता, हीमोलाइटिक अनीमिया, एच ए से। ठीक हो गया। अब इसके बाद मेनली इसमें किडनी इन्वॉल्व होता है, जिसमें मेनली किडनी इन्वॉल्व होता होगा वो आप लोगों ने कहना है कि जनाब आप लोगों का कौन सा होगा, आप लोगों का हस होगा, यानी कि हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम होगा। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम, यूरिया यूरेमिक आ गया ना, यूरिन आ गया ना, तो
तो जब यूरिन की बात होगी तो किडनी, तो इसमें मेनली क्या इन्वॉल्व होगा आपका, किडनी, हाथ से, यानी कि हिमोलाइटिक यूरेमिक, यूरिन की बात हो रही, ठीक है। टीटीपी थ्रोम्बोइटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा, उसमें ब्रेन की बात होगी मेनली, ठीक है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसमें कुछ चांसेस होते हैं कि ब्रेसिंग एंड इन्वॉल्व हो। बाकी जो उसकी लैब फाइंडिंग्स थी इसकी भी वही होंगी भाई, इसमें और उसमें फर्क ही कोई नहीं है, क्योंकि तो इसके अंदर जो लैब फाइंडिंग्स होगी वो कौन सी होंगी, इसमें क्या होगा, आपका प्लेटलेट्स क्या होगा, वो क्या होगा, वो भी नॉर्मल होंगे, सॉरी कम होंगे, ठीक हो गया। पीटी और पीटीटी जो होगा वो क्या होगा, वो नॉर्मल होगा, ठीक हो गया। मेगा कैरियोसाइट्स जो होंगे वो जनाब आप लोगों के ज्यादा होंगे, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहां तक कोई ऐसा